गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उपाध्याय कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डीसी मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। अभी तक आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं डीसी मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल के और भी वीडियो डालने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा डीसी मशीन से रिलेटेड। ए डीसी शंट मशीन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। एक डीसी शंट मशीन है जिसको 250 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है। हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेज ऑफ 0.12 ओम। जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस, जिसमें ब्रश का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्लूड है। आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ब्रश का रेजिस्टेंस है वो भी इंक्लूड है और उसकी वैल्यू कितनी है 0.12 ओम। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज 100 ओम। और फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है कितना 100 ओम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड एज ए जनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर। यानी जनरेटर का मोटर की स्पीड के सापेक्ष जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। द लाइन करंट इन ईच केस बीइंग 80 एम्पियर। यानी कि लाइन करंट की जो वैल्यू है जनरेटर के केस में और मोटर के केस में दोनों में कितना लेना है 80 एम्पियर लेना है, यानी 80 एम्पियर लेना है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में वो देखते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक है, अब लाइन करंट की वैल्यू मोटर और जनरेटर दोनों केसेज में लाइन करंट को कितना लेना है 80 एम्पियर। तो लाइन करंट कितना दे रखा है, लाइन करंट की वैल्यू दे रखी है 80 एम्पियर। IL बराबर दे रखा है 80 एम्पियर। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.12 ओम, जिसमें ब्रश का रेजिस्टेंस भी इसमें ही शामिल है। किसमें, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA कितना दे रखा है 0.12 ओम। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट, और फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है RSH कितना दे रखा है 100 ओम। तो RSH कितना हो गया 100 ओम। तो हमको जब हमें शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ISH बराबर शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट निकालेंगे तो ISH बराबर क्या हो जाएगा B/RSH, यानी सप्लाई वोल्टेज अपॉन शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 250 वोल्ट अपॉन RSH, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम। तो 250 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट आ जाएगा ISH। अब सबसे पहले हम जनरेटर के केस की बात करते हैं। तो जनरेटर के लिए हमारा जो आर्मेचर करंट निकालते हैं तो क्या होता है IA बराबर क्या होता है IL प्लस के ISH होता है। और मोटर के केस में क्या होता है IA बराबर IL माइनस के ISH होता है। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट जनरेटर के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे सफिक्स A1 और A2 उपयोग में लिया है। तो सफिक्स जो 1 है वो किसके लिए काम में लिया है, जनरेटर के लिए। और मोटर के लिए सफिक्स क्या काम में लिया 2। तो आर्मेचर करंट IA1 बराबर क्या हो जाएगा, जनरेटर के केस में निकाल रहे हैं तो IA1 बराबर क्या हो जाएगा IL प्लस के ISH, यानी लाइन करंट प्लस के शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट। यहाँ पे IA1 है वो जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट है। तो IA1 बराबर क्या हो जाएगा लाइन करंट प्लस के शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट। लाइन करंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, दोनों के लिए सेम है। जनरेटर और मोटर के लिए 80 एम्पियर दे रखा है, मतलब 80 एम्पियर प्लस के ISH की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से IA1 बराबर इन दोनों को टोटल करेंगे, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.5 एम्पियर, 82.5 एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा आर्मेचर करंट। कौन से केस में, जनरेटर के केस में। अब जनरेटर का क्या निकालेंगे, जनरेटेड EMF। नाउ द जनरेटेड EMF ऑफ जनरेटर का जनरेटेड EMF निकालेंगे। तो जनरेटर के केस में तो क्या होगा E1 बराबर क्या होता है B प्लस के IA1 RA। ठीक है, आप इसको EG1 भी लिख सकते हो या E1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो गया B प्लस के IA1 RA। यदि मोटर का केस होता है तो इसको बोलते हैं बैक EMF या काउंटर EMF, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मोटर के केस में B माइनस के IARA। लेकिन जनरेटर का केस है तो जनरेटर के केस में क्या होगा E1 बराबर, यानी जनरेटेड E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेटेड EMF को। E1 बराबर B प्लस के IA1 RA। तो E1 बराबर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 वोल्ट प्लस के IA1 हमने कितना निकाला 82.5 इंटू RA की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 0.12 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.12 ओम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद में E1 बराबर कितना आ जाएगा
250 प्लस के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.9। तो 250 प्लस के 9.9 बराबर आ जाएगा E1। मतलब जनरेटर का जो जनरेटेड ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा 259.9 वोल्ट। ठीक है। अब इसी प्रकार हमको क्या चाहिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनरेटर का मोटर के सापेक्ष स्पीड का रेशियो पूछा है। तो हम सबसे इसी तरीके से हम मोटर के लिए निकालेंगे आर्मेचर करंट। मोटर के लिए देखेंगे अब। तो मोटर के लिए आर्मेचर करंट क्या होगा, IA2 मान लिया। IA2 बराबर क्या होगा, IL माइनस के ISH। तो IA2 बराबर IL की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 एम्पियर माइनस के ISH कितना निकाला, ISH की वैल्यू कितनी दे रखी है, ISH हमने निकाला था तो ये दे रखी है 2.5 एम्पियर। ये कितना है 2.5 है, ये सही कर लीजिएगा आप, ये 2.5 है। ठीक है 2.5। तो यहाँ से 80 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 77.5। ठीक है। ISH की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.5, ये आप सही कर लीजिएगा, ये 2.5 है। ISH की वैल्यू कितनी है 2.5। तो IA2 बराबर आ जाएगा 80 माइनस के 2.5, और 80 में से 2.5 घटाओगे तो 77.5 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आर्मेचर करंट, कौन से केस में, मोटर के केस में। अब बैक ईएमएफ निकालेंगे मोटर का। तो मोटर का बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने E2 मान लिया, EV2 या E2। ठीक है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक ईएमएफ को। ठीक है। या तो आप इसको EV2 बोल दो या E2 बोल दो। ठीक है, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लें। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा B माइनस के IA2 RA की वैल्यू दे रखी है, दोनों के केस में समान है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों के लिए समान है, वो कितनी दे रखी है 0.12 ओम। ठीक है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे। तो बी की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 250 माइनस के IA2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 77.5, और RA की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.12। RA की आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.12। तो ये कितना आ जाएगा 250 माइनस के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.3, और 250 में से 9.3 लेस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240.7 वोल्ट, यानी कि 240.7 वोल्ट। यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा बैक ईएमएफ आ जाएगा किसका, मोटर का। ठीक है। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछा है, नाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड एज ए जनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर। यानी हमें क्या करना है, जनरेटर का मोटर के सापेक्ष स्पीड का रेशियो पता करना है। तो ये हम जानते हैं E1/E2 बराबर होता है N1/N2 के इंटू φ1/φ2 के। E1/E2 बराबर N1/N2 इंटू φ1/φ2। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कौन सी मशीन दे रखी है, देखो एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो हमें कौन सी मशीन दे रखी है, डीसी शंट मशीन दे रखी है। कौन सी मशीन दे रखी है, डीसी शंट मशीन। तो डीसी शंट मशीन जब हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो फॉर द डीसी शंट मशीन द फील्ड करंट इज द सेम। डीसी शंट मशीन में जो फील्ड करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए फ्लक्स दोनों का क्या होता है बराबर। तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा φ1। डीसी शंट मशीन में फील्ड करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो फ्लक्स भी क्या रहता है कांस्टेंट। तो φ2 बराबर किसके होगा φ1 के। तो E1/E2 बराबर N1/N2। तो φ1 की जगह या तो आप φ2 रख दो या φ2 की जगह φ1 रख दो। तो मैंने क्या किया, φ1 की जगह φ2 पुट कर दिया, तो φ2 से φ2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि डीसी मशीन में फील्ड करंट सेम रहता है, तो जब फील्ड करंट सेम रहेगा तो फ्लक्स भी क्या रहता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो φ2 बराबर क्या होगा φ1 होगा। तो E1/E2 बराबर क्या होगा N1/N2, यहाँ से आ गया। ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे जो φ1 की जगह क्या कर दिया मैंने φ2 रख दिया, तो φ2 से φ2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1/E2 बराबर आ गया N1/N2। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए, किसके सापेक्ष, जनरेटर का मोटर के सापेक्ष स्पीड का रेशियो चाहिए। तो जनरेटर का स्पीड क्या है N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा E1/E2। तो N1/N2, ये N1 क्या है जनरेटर की स्पीड है, N2 क्या मोटर की स्पीड है। तो जनरेटर टू मोटर का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा E1/E2 के बराबर आएगा। और E1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, जनरेटर का जो हमने जनरेटेड ईएमएफ निकाला था E1 की वैल्यू तो हमने जनरेटर के केस में निकाली थी ये रही 259.9 वोल्ट। E1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 259.9 वोल्ट। तो E1 की जगह हमने 259.9 रख दिया, 259.9 रख दिया। और E2 की जगह हमने या EB2 जो हमने वैल्यू निकाली थी मोटर के केस में वो कितनी निकाली थी 240.7। तो इसकी जगह हमने EB2 या E2 की वैल्यू रख दी, वो कितनी रख दी 240.7 बैक ईएमएफ की वैल्यू मोटर के लिए E2 की वैल्यू रख दी। तो इससे हमारा N1/N2 यानी जनरेटर का मोटर के सापेक्ष जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आ गया 1.0797। ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.0797। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड एज ए जनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट शंट मोटर इज 0.4 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा 200 वोल्ट की शंट मोटर है, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा 0.4 ओम।
एंड नो लोड करंट इज 2 एम्पियर, और नो लोड करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। नो लोड पे करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। व्हेन लोडेड, जब मशीन पे लोड अप्लाई किया जाता है, एंड टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर, जब मशीन पे लोड अप्लाई किया जाता है तो ये कितना आर्मेचर करंट कैरी करती है, कितना आर्मेचर करंट लेती है, 50 एम्पियर का आर्मेचर करंट लेती है। द स्पीड इज 1200 आरपीएम, और जो जब लोडेड रहती है मशीन एंड लोडिंग, जब मशीन पे लोड अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो क्या है 1200 आरपीएम है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नो लोड स्पीड, तो नो लोड स्पीड जो अप्रोक्सीमेटली जो लगभग नो लोड स्पीड के बराबर है उस स्पीड को हमें फाइंड आउट करना है। तो नो लोड स्पीड को हमें फाइंड आउट करना है। तो बी क्या है हमारे सप्लाई वोल्टेज, हमें सबसे पहले जो डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज क्या दे रखा है हमें 200 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट। आर्मेचर करंट की वैल्यू दे रखी है नो लोड पे कितना 0 पॉइंट, आर्मेचर करंट की वैल्यू दे रखी है नो लोड पे, आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, नो लोड करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर, यानी नो लोड पे आर्मेचर करंट आई ए की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, नो लोड पे जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो क्या है 0.4 ओम, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस एट नो लोड बराबर कितना आ जाएगा 0.4 ओम, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बैक ईएमएफ निकालेंगे, क्योंकि हमें जो मोटर है वो कौन सी मोटर दे रखी है शंट मोटर, मोटर का केस है तो मोटर के केस में हम क्या निकालेंगे बैक ईएमएफ। यहाँ पे मोटर का केस है तो मोटर के केस में हम कौन सा जो भी मोटर दे रखी है हमें वो कौन सी दे रखी है शंट मोटर दे रखी है। तो सबसे पहले बैक ईएमएफ निकालेंगे, तो बैक ईएमएफ इसको मैंने बोल दिया नो लोड पे बैक ईएमएफ निकाल रहे हैं, लिखा भी है मैंने बैक ईएमएफ एट नो लोड ईबी जीरो और ई जीरो, या तो आप इसको ईबी जीरो यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैक ईएमएफ को, और ई जीरो या तो आप इसको ई बी जीरो बोल सकते हो या ई जीरो, तो ई जीरो बराबर क्या हो गया बी माइनस के आई ए आर ए, ठीक है। तो ई जीरो बराबर क्या आ गया बी माइनस के आई ए आर ए, तो बी की जगह वैल्यू पुट कर दी सप्लाई वोल्टेज की 200 माइनस के आई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू नो लोड पे 2 एम्पियर इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 ओम। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 200 माइनस के 0.8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा बैक ईएमएफ आ जाएगा नो लोड पे कितना 199.2 वोल्ट, ये हमारा क्या आ जाएगा बैक ईएमएफ नो लोड पे। जब मोटर को लोडिंग, जब मोटर पे लोड अप्लाई करते हैं व्हेन मोटर इज लोडेड, जब मोटर पे लोड अप्लाई करते हैं तब, जब मोटर पे लोड अप्लाई करते हैं तब जो हमारा आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो आप क्वेश्चन में देखो व्हेन लोडेड टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर, जब मशीन पे लोड अप्लाई, जब मोटर पे हमारा लोड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 एम्पियर, कितनी दे रखी है 50 एम्पियर। तो व्हेन मोटर इज लोडेड, जब मोटर पे लोड अप्लाई करते हैं तो आर्मेचर करंट की वैल्यू है 50 एम्पियर, और स्पीड दे रखी है मोटर पे जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तो लोडिंग स्थिति में लोडिंग कंडीशन में जो स्पीड है लोडेड कंडीशन में स्पीड दे रखी है 1200 आरपीएम। तो बैक ईएमएफ निकालेंगे लोडेड कंडीशन के लिए, मोटर का बैक ईएमएफ निकालेंगे लोडेड कंडीशन के लिए, तो लोडेड कंडीशन पे मैंने मान लिया बैक ईएमएफ मेरा E1 है, तो E1 या EB1 है ना, ई बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बैक ईएमएफ को, तो EB1 और EB1 E1 और EB1 इक्वल टू क्या होगा बी माइनस के आई ए आर ए। सप्लाई वोल्टेज हमें दे रखा है 200 वोल्ट माइनस के आई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है लोडेड कंडीशन पे जो आर्मेचर करंट है वो कितना दे रखा है 50 एम्पियर, तो 50 रख दिया, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है वो कितना दे रखा है 0.4 ओम, 0.4 ओम, दोनों ही केस में आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे सेम दे रखी है दोनों ही केस में, नो लोड और नो लोड पे और लोडेड कंडीशन पे आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.4 ओम दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है आपको दिखा देता हूँ मैं 0.4 ओम, तो ये दे रखा है आपको 0.4 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है 0.4 ओम लोडेड कंडीशन में और नो लोड कंडीशन दोनों में हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या लेना है 0.4 ओम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है वैल्यू पुट की है बी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू रख दी 200 माइनस के आई ए आर्मेचर करंट की वैल्यू लोडेड कंडीशन में कितनी है 50 एम्पियर माइनस के आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.4 ओम। तो यहाँ से हमारा EV1 बैक ईएमएफ है जो मोटर का वो लोडेड कंडीशन में वो कितना आ जाएगा 200 माइनस के 20, इसको हल करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो E1 बराबर कितना आ जाएगा 180 वोल्ट यानी 180 वोल्ट। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें कौन सी मोटर का दे रखा है, देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कितना क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है शंट मोटर का, कौन सी मोटर दे रखी है शंट मोटर, कौन सी मोटर दे रखी है शंट मोटर, डीसी शंट मोटर जो हमें दे रखी है। तो शंट मोटर के लिए हमें जब दे रखा है तो फॉर द शंट मोटर फील्ड करंट सेम, शंट मोटर के लिए क्या होता है फील्ड करंट सेम होते हैं, फील्ड करंट समान होता है, तो φ1 इक्वल टू किसके होगा φ0 के, यानी कि नो जो हमारा फ्लक्स है जो हमारा लोडेड कंडीशन पे बनेगा वो नो लोड फ्लक्स के क्या होगा इक्वल होगा, तो φ1 बराबर किसके होगा φ0 के होगा। तो यहाँ से हम ये जानते हैं वी नो दैट N1 अपॉन N0 बराबर E1 अपॉन E0 इंटू φ0 अपॉन φ1,
ठीक है। N1 अपॉन N0 बराबर E1 अपॉन E0 इंटू 50 अपॉन 51, ठीक है। 50 इज द फ्लक्स एट नो लोड, ठीक है। तो N1 अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा केस भी मैंने लिखा है N1 अपॉन N0, यहाँ पे क्या किया है मैंने, E1 की जगह बैक ईएमएफ EB के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो EB1 अपॉन EB0 इंटू 50 अपॉन 51, कैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो N1 अपॉन N0 बराबर क्या आएगा, E1 अपॉन E0 इंटू, अब ये देखो 50 की जगह मैंने क्या किया है 51 रख दिया, तो 50 की, इस 50 की जगह मैंने क्या रख दिया 51, और अपॉन नीचे क्या है 51, तो 51 से 51 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N1 अपॉन N0 बराबर किसके आ जाएगा, E1 अपॉन E0 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नो लोड स्पीड पूछा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नो लोड स्पीड, हमें नो लोड स्पीड, जो लगभग नो लोड स्पीड को हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो नो लोड स्पीड हमसे क्वेश्चन में पूछा, और नो लोड स्पीड क्या है, N0 मानी थी हमने, तो N0 बराबर क्या हो जाएगा, N0 इक्वस टू E0 अपॉन E1 इंटू N1, E0 अपॉन E1 इंटू N1, तो N0 बराबर क्या हो जाएगा, E0 अपॉन E1 इंटू N1, और E0 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, नो लोड पे जो हमारा EMF, जो बैक EMF था वो कितना था हमारा, नो लोड पे E0 की वैल्यू आई थी 199.2, तो E0 की वैल्यू रख दी हमने 199.2 इंटू N1, और जो स्पीड है हमें, जो लोडेड कंडीशन पे जो स्पीड है वो कितनी दे रखी थी, N1 क्या है, लोडेड कंडीशन पे जो स्पीड है वो कितनी है, 1200 RPM दे रखी है क्वेश्चन में, अपॉन E1 की वैल्यू, जो बैक ईएमएफ की वैल्यू कौन सी स्थिति में, लोडेड कंडीशन पे, जो जब मोटर लोडेड है, जब मोटर पे लोड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम बैक ईएमएफ कितना आ रहा था 180 वोल्ट, तो E1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी 180 वोल्ट, तो ये 180 वोल्ट। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो स्पीड है, जो नो लोड पे जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, N0 की वैल्यू आ जाएगी 1328 RPM, यहाँ पे N0 क्या है, नो लोड पे स्पीड है, N0 क्या है, नो लोड पे स्पीड। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बेस पे और भी न्यूमेरिकल में अपने वीडियो डालने वाला हूँ, आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।